भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आज अध्ययन करने जा रहे हैं नीति निर्देशक तत्व के बारे में। हमारे संविधान की एक प्रमुख विशेषता नीति निर्देशक तत्व है। निर्देशक तत्व हमारे राज्य के सम्मुख कुछ आदर्श उपस्थित करते हैं जिनके द्वारा देश के नागरिकों का सामाजिक, आर्थिक एवं नैतिक उत्थान हो सकता है। नीति निर्देशक तत्वों के बारे में कहा जाता है कि किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र के निर्माण में मौलिक अधिकार तथा नीति निर्देशक तत्वों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जनतांत्रिक संवैधानिक विकास के नवीनतम तत्व हैं जिन्हें आयरलैंड के संविधान से हमने ग्रहण किया था, या हम कह सकते हैं कि सबसे पहले ये आयरलैंड के संविधान में लागू होते हैं। ये वे तत्व हैं जो संविधान के विकास के साथ ही विकसित हुए हैं और इन तत्वों का कार्य एक जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। नीति निर्देशक तत्वों के बारे में एल.जी. खेड़ेकर ने कहा था कि नीति निर्देशक सिद्धांत वे आदर्श हैं जिनकी क्रियान्विति का प्रयत्न शासन को करना है। अब जो हमारा भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 3 तथा 4 मिलकर संविधान की आत्मा तथा चेतना कहलाते हैं और इसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि इसमें इन भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख मिलता है। इन तत्वों में संविधान तथा सामाजिक न्याय के दर्शन का वास्तविक तत्व निहित है। निर्देशक तत्व कार्यपालिका और विधायिका के वे तत्व हैं जिनके अनुसार इन्हें अपने अधिकारों का प्रयोग करना होता है। यदि हम नीति निर्देशक तत्वों के बारे में और विस्तार से जानने का प्रयास करें तो नीति निर्देशक तत्वों से अभिप्राय ऐसे तत्वों से है, ऐसे नियमों से है जो राज्य को निर्देश देते हैं या राज्यों को गाइडेंस देते हैं कि आपने शासन और राज्य के संचालन के लिए क्या क्या प्रयास करने हैं। नीति निर्देशक तत्वों के बारे में एक खास बात और है, वो यह कि ये तत्व किसी न्यायालय में लागू नहीं करवाए जा सकते। अब जब हम नीति निर्देशक तत्वों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि हमारे संविधान में कौन कौन से नीति निर्देशक तत्व शामिल हैं, तो यह भी हमारे लिए जानना आवश्यक है कि यद्यपि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व को स्थान दिया गया है, लेकिन हम राज्य को बाध्य नहीं कर सकते कि उन सिद्धांतों को लागू किया जाए। सरल शब्दों में कह सकते हैं कि ये तत्व किसी भी न्यायालय में लागू नहीं करवाए जा सकते। इससे पहले के लेक्चर में जब हम मौलिक अधिकारों के बारे में अध्ययन कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि यदि राज्य सरकार द्वारा मौलिक अधिकारों की उल्लंघना होती है तो नागरिक सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। लेकिन ये निर्देशक तत्व वे तत्व हैं जिनकी पालना यदि राज्य सरकार नहीं करवाती तो भी हम राज्य सरकार को बाध्य नहीं कर सकते। हम राज्य के ऊपर किसी भी न्यायालय का दबाव नहीं डाल सकते कि इन तत्वों को आवश्यक रूप से लागू किया जाए। तो इस तरह यह कहा जा सकता है कि यह तत्व वैधानिक न होकर केवल राजनीतिक स्वरूप रखते हैं और केवल मात्र नैतिक अधिकार है। वे न तो कोई वैधानिक बाध्यता ही राज्य पे लागू करते हैं और न जनता हेतु अधिकार कर्तव्य। वे मात्र राज्य के लिए ऐसे सामान्य निर्देश हैं कि राज्य कुछ ऐसे कार्य करे जो राज्य की जनता के लिए लाभदायक है। सरल शब्दों में कह सकते हैं कि इन तत्वों को न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता।
इन्हें वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। निदेशक तत्व देश के शासन में यद्यपि मूलभूत स्थान रखते हैं, लेकिन राज्य को हम यह बाध्य नहीं कर सकते कि वो निदेशक तत्वों को लागू करे, चाहे वो नागरिकों के लिए कितने भी लाभकारी क्यों ना हो। फिर भी कानून बनाते समय यह आशा की जाती है कि इन तत्वों का प्रयोग करना राज्य का कर्तव्य होगा। यहाँ राज्य का अभिप्राय सभी राजनीतिक संस्थाओं से है। यहाँ हम कह सकते हैं कि जो भी राजनीतिक सत्ता है उसका यह दायित्व रहता है कि वो इन निदेशक तत्वों को लागू करने का प्रयास करे, लेकिन वो बाध्य नहीं है इन निदेशक तत्वों को लागू करने के लिए। इन निर्देशों का पालन कार्यपालिका की नीति तथा विधायिका की विधियों से हो सकता है, लेकिन जब राज्य को एहसास होगा कि वो इन नीति निदेशक तत्वों को लागू कर सकते हैं, वो तभी इन तत्वों को लागू करेंगे। हम किसी भी प्रकार से उनको बाध्य नहीं कर सकते। तो ये थे राज्य नीति निदेशक तत्व कि उनसे क्या अभिप्राय है और वो हमें कैसे प्राप्त हो सकते हैं। अब नेक्स्ट हम करेंगे नीति निदेशक तत्वों का वर्गीकरण। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं आर्थिक सुरक्षा संबंधी निदेशक तत्व। जो अनुच्छेद 39 है 39, वो कहता है कि राज्य अपनी नीति का इस प्रकार संचालन करेगा कि पुरुष और स्त्री नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो। या हम कह सकते हैं कि संविधान की धारा 38 से 51 तक जो राज्य नीति के निदेशक तत्वों का वर्णन किया गया है, उनको हम जिन प्रमुख आधारों पर बांट सकते हैं, उसमें सबसे प्रमुख आता है आर्थिक सुरक्षा संबंधी निदेशक तत्व। क्या क्या है ये आर्थिक सुरक्षा संबंधी निदेशक तत्व? जैसे राज्य प्रत्येक स्त्री और पुरुष को समान रूप से जीविका के साधन प्रदान करने का प्रयत्न करेगा, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया है। राज्य देश के भौतिक साधनों के स्वामित्व और नियंत्रण की ऐसी व्यवस्था करेगा कि अधिक से अधिक सार्वजनिक हित हो सके। और साथ ही राज्य इस बात को भी ध्यान में रखेगा कि संपत्ति और उत्पादन के साधनों का इस प्रकार केंद्रीकरण न हो कि सार्वजनिक हित को किसी प्रकार की हानि पहुंचे। साथ ही राज्य प्रत्येक नागरिक को, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, समान कार्य के लिए समान वेतन प्रदान करेगा। राज्य श्रमिक पुरुषों और स्त्रियों के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग नहीं होने देगा। तो कहने का अभिप्राय क्या है कि ये जो आर्थिक सुरक्षा संबंधी निदेशक तत्व हैं, इसमें दो प्रमुख बातों को ध्यान में रखा गया है। एक तो यह कि राज्य यह प्रयास करेगा कि जो संपत्ति के संसाधन है उन पर किसी एक वर्ग विशेष का ही नियंत्रण ना हो। यहाँ हम कह सकते हैं कि संपत्ति और उत्पादन के साधनों का इस प्रकार केंद्रीकरण न हो कि सार्वजनिक हित को किसी प्रकार की हानि पहुँचे। और दूसरा जो महत्वपूर्ण बात है वो यह है कि राज्य स्त्री और पुरुष में किसी भी प्रकार का आर्थिक रूप से भेदभाव नहीं करेगा। समान योग्यता होने पर उन्हें समान रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे और समान कार्य के लिए स्त्री और पुरुष दोनों को समान वेतन प्राप्त होगा। इसमें राज्य के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगा, लेकिन साथ ही राज्य ऐसा प्रयत्न करेगा कि व्यक्तियों को अपनी अनुकूल अवस्थाओं में ही कार्य करना पड़े। जैसे मान लीजिए कोई गर्भवती स्त्री है तो उसे विशेष सुविधा दी जाएगी और प्रसूतावस्था में उसे अवकाश दिया जाएगा,
तो ये समस्त व्यवस्थाएं राज्य के द्वारा की जाएंगी। जो राज्य का कर्तव्य होगा कि गांवों में व्यक्तिगत तथा सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दे। वैज्ञानिक आधार पर कृषि का संचालन करना भी राज्य का कर्तव्य होगा। तो ये थे आर्थिक सुरक्षा संबंधी निदेशक तत्व, जिसमें वह राज्य के नागरिकों को वो समस्त सुविधाएं प्रदान करेगा जिसके आधार पर वो उन्हें आर्थिक न्याय प्राप्त हो सके। दूसरा आता है भाग सामाजिक सुरक्षा से संबंधित निदेशक तत्व। इसमें देखो कि यदि आप अनुच्छेद के अनुसार ध्यान याद करना चाहो तो जैसे अनुच्छेद 43 उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी निश्चित करता है, और अनुच्छेद जो 41 है वो बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी, निशक्तता में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार प्रदान करता है। यदि हम इसे कुछ सरल शब्दों में समझने का प्रयास करें तो राज्य लोगों के जीवन स्तर को सुधारने और स्वास्थ्य सुधारने के लिए प्रयत्न करेगा, और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए औषधि में प्रयोग किए जाने के अतिरिक्त स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मादक द्रव्यों तथा अन्य पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध लगाएगा। जैसा हम देखते हैं कि भारत में कुछ राज्यों में मदिरा पान पर निषेध है, शराब पर बैन लगा हुआ है, तो इसका अभिप्राय यह है कि उस राज्य ने नीति निर्देशक तत्वों को व्यवहारिक रूप में लागू करने का प्रयास किया। इसी तरह जो राज्य है वो जनता के जो कमजोर वर्ग हैं, विशेष रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों, उनके लिए शिक्षा तथा अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से उन्नति करेगा तथा सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा करेगा। तो ये थे सामाजिक हित संबंधी निदेशक तत्व। इसी में देखिए कि जो अनुच्छेद 42 है वो कामगारों के लिए निर्वाह मजदूरी, अनुच्छेद 43 बच्चों को जब तक वे 14 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेते तब तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। अनुच्छेद 45 जो 86वें संविधान संशोधन, उसमें क्या वर्णित है अनुच्छेद 45 में कि राज्य सभी बालकों को 6 वर्ष की आयु पूरी होने तक प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा। इसी तरह अनुच्छेद 47 है जिसमें विशेष रूप से मद्यपान निषेध शामिल है, दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि करना भी शामिल है। और अनुच्छेद 46 आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट आता है सामुदायिक कल्याण से संबंधित निदेशक तत्व। यह हम कह सकते हैं न्याय, शिक्षा और प्रजातंत्र से संबंधी निदेशक तत्व। इसमें क्या है कि जो अनुच्छेद 44 है वो समान नागरिक संहिता प्रदान करता है। अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता प्राप्त करने का प्रयास करेगा। इसी तरह अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन को बढ़ावा देता है। अनुच्छेद 48 को वन तथा वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 49 स्मारकों का संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण पर बल देता है। और अनुच्छेद 51
अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि की अनुशंसा करता है। तो ये थे हमारे प्रमुख निदेशक तत्व। इनको यदि थोड़ा और विस्तार से समझने का प्रयास करें तो जो नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत मूल संविधान के अनुच्छेद 45 में कहा गया है कि विधान लागू होने के 10 वर्ष के समय में राज्य 14 वर्ष तक के बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करेगा। इसी तरह प्रजातंत्र की भावना के विकास के लिए निदेशक तत्वों में कहा गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों के संगठन की ओर कदम उठाएगा और उन्हें उतने अधिकार प्रदान किए जाएंगे कि वे स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य कर सकें। इसी तरह जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि अनुच्छेद 49 स्मारकों के संरक्षण की बात करता है। तो इन तत्वों द्वारा प्राचीन स्मारकों, कलात्मक महत्व के स्थानों और राष्ट्रीय महत्व के भवनों की रक्षा का कार्य भी राज्य को सौंपा गया है। राज्य का कर्तव्य निश्चित किया गया है कि वह प्रत्येक स्मारक, कलात्मक या ऐतिहासिक रुचि के स्थानों को, जिसे संसद ने राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दिया है, रक्षा करने का प्रयत्न करेगा। इसी तरह जो अनुच्छेद 51 है, जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि की अनुशंसा करता है, तो हमारे देश का जो आदर्श है वो क्या रहा है? वो वसुधैव कुटुंबकम का रहा है। हमने सदैव ही शांति तथा जियो और जीने दो के सिद्धांत को अपनाया है। तो नीति निदेशक तत्वों में कहा गया है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में वृद्धि, राष्ट्रों के बीच न्याय और सम्मानपूर्वक संबंध स्थापित करने और राष्ट्रों के आपसी व्यवहार में अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधियों के प्रति आदर का भाव बढ़ाने की अनुशंसा करता है या राज्यों के द्वारा इसके लिए प्रयास किए जाने चाहिए। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि हमारे संविधान निर्माताओं ने राज्य नीति के निदेशक तत्वों के द्वारा उन समस्त महत्वपूर्ण तत्वों को शामिल किया गया है जिससे एक राज्य लोक कल्याणकारी राज्य का स्वरूप ग्रहण कर सके। इसके बाद के लेक्चर में हम अध्ययन करेंगे कि नीति निदेशक और मूल अधिकारों में क्या अंतर है और नीति निदेशक तत्वों की आलोचना। धन्यवाद।